अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम के क्रैश सीरीज़ में वेलकम किया जाता है। आज केमिस्ट्री ग्रेड 9 का जो लेक्चर हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 और इसका जो लेक्चर नंबर 2 था वो हम आज डिस्कस करेंगे। इसके जो टॉपिक्स हैं उसमें नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, उसके बाद कैटालिसिस है और तीसरे पे रेस्पिरेशन। SLO 65, 66 और 69 तीन SLOs हैं इसके और तीन टॉपिक्स हैं। सबसे पहले जो इसका टॉपिक रिव्यू है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट करने के लिए, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम से भी नज़र आ रहा होगा कि रिएक्टेंट्स हैं उसको हम प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, ये जो ग्राफ है, ये जो पीक है, ये विदाउट एंजाइम या विदाउट कैटलिस्ट है, ठीक है, ये वाली जो है। उसके बाद ये जो है यहाँ पे ये विद कैटलिस्ट। इसका क्या मतलब है कि जब हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं या कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, पीक हाई होती है। जब हम कैटलिस्ट यूज़ कर लेते हैं तो वो क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी की जो पीक होती है उसको डिक्रीज़ कर देता है कि एनर्जी का जो पीक है वो डिक्रीज़ कर जाता है, कम से कम एनर्जी चाहिए होती है और रिएक्टेंट्स जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब हम कैटलिस्ट यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए ताकि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकें। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद कैटलिस्ट या कैटालाइसिस। सबसे पहले कैटलिस्ट वो केमिकल्स भी हो सकते हैं या बायो कैटलिस्ट जो कि एंजाइम्स या प्रोटीन भी होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं और जस्ट फिजिबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं, केमिकली इन्वॉल्व नहीं होते, अपनी जो पोजीशन है, केमिकल सिचुएशन है, उसको रिटेन रखते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैटालाइसिस, जिसमें हम कैटलिस्ट को यूज़ करके रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं और रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जब हम बायोकेमिस्ट्री या बायो को स्टडी करते हैं उसमें केमिकल की बजाय हम बायो कैटलिस्ट को स्टडी करते हैं। बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं, बेसिकली एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स क्या होते हैं, दीज आर प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि सबस्ट्रेट वो चीज़ होती है जिसके ऊपर एंजाइम अटैक करता है, रिएक्ट करता है और उसके बाद एंजाइम आप नज़र आ रहा होगा कि एंजाइम एज इट इज़ मौजूद है और सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर। तो एंजाइम जो बायो कैटलिस्ट है जस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होते हैं, केमिकली इन्वॉल्व नहीं होते, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैटालाइसिस। अब कैटलिस्ट का जो फंक्शन होता है, सबसे पहले ये रिएक्शन को फिजिबल बनाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करता है, रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ कर देता है और केमिकली कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। उसके बाद जो रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन बेसिकली एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें हम जो फूड लेते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्रेक डाउन होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ केमिकल रिएक्शन, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ग्लूकोज जो हम फूड के ज़रिए इनटेक करते हैं और साथ में ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, वाटर जनरेट होता है और एटीपी जिसको हम एनर्जी कंसीडर करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी का एक कंटेंट है जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है, जो हम कहाँ से हासिल करते हैं, थ्रू रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन की दो टाइप्स हैं जिसमें हम एक एरोबिक रेस्पायरेशन भी कंसीडर करते हैं और दूसरी जो है वो एन एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होती है जबकि एन एरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती। तो ये था जो इस इन टॉपिक्स का रिव्यू। अब सबसे पहले हम शार्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर हम इसकी की को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले जो 5 शार्ट क्वेश्चन आपके सामने हैं, डिफ़ाइन एक्टिवेशन एनर्जी, ड्रा इट्स ग्राफ। एक्टिवेशन एनर्जी को आपने डिफ़ाइन करना है और इसका ग्राफ जो डायग्राम आपने बनानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। जब हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे
तो एक्टिवेशन एनर्जी और कैटलिस्ट का आपस में क्या रिलेशन बनेगा, क्या एक्टिवेशन एनर्जी इससे डिक्रीज़ होगी या इंक्रीज़ होगी, और रिएक्शन पे अल्टीमेटली क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज़ एक्टिवेशन एनर्जी इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन मालिक्यूल्स। इफेक्टिव कोलिजन वो होती है जिससे मालिक्यूल आपस में टकरा के प्रोडक्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो क्या एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टिव कोलिजन पे असरअंदाज होती है, तो कैसे होती है। डिफ़ाइन रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन को हमने डिफ़ाइन करना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन। इसमें हमने कोई से 2 पॉइंट्स बताने हैं। उसके बाद लास्ट है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट रेस्पायरेशन इज़ क्रूशल फॉर अस, के जो रेस्पायरेशन है वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको हमने जस्टिफाई करना है, इसको हमने बताना है। उसके बाद क्वेश्चन लॉन्ग है एक्टिवेशन एनर्जी का और कैटालाइसिस का। 2 लॉन्ग क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिस्क्राइब इट्स इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद रेफरेंस टू एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कैटालाइसिस, एक्सप्लेन कैटालाइसिस एंड डिस्कस हाउ कैटलिस्ट increase the rate of chemical reaction by lowering activation energy without being consumed। ये भी अभी हमने डिस्कस किया था। लास्ट पे है रेस्पायरेशन, एक्सप्लेन रेस्पायरेशन एंड कंपेयर एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट्स एंड एनर्जी यील्ड। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, ड्रा इट्स ग्राफ। तो ये आपके सामने मौजूद है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे लिखें कि रिएक्टेंट्स को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो इस दौरान जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कन्वर्जन के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। कि इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ग्राफ आपके सामने मौजूद है कि अगर हम बनाते हैं ये के रिएक्टेंट्स मौजूद हैं और ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जाता है और फिर किस में चला जाता है, प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पे जो इस ग्राफ की पीक है, ठीक है, यहाँ तक ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी के यहाँ से रिएक्टेंट्स को ये जो स्लोप है यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। इसके लिए उनके पास एनर्जी होनी चाहिए, तो तब जाके ये इजीली यहाँ से कन्वर्ट होंगे। सबसे पहले उनको इस पॉइंट के ऊपर पहुँचना पड़ेगा और इसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी या उन रिएक्टेंट्स के पास खुद से एनर्जी मौजूद हो। दूसरा ये है कि आप हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको डाउन कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को आप कम कैसे कर सकते हैं कि इसको आप कंडीशन प्रोवाइड करें। उसमें से एक कंडीशन क्या होती है, कैटलिस्ट की। अगर आप कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट के थ्रू डिक्रीज़ हो जाती है और जो रिएक्टेंट्स हैं आसानी के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि विदाउट एंजाइम्स, विदाउट एंजाइम, एक एंजाइम मीन बायो कैटलिस्ट, ये जो है विदाउट कैटलिस्ट है। अगर आप कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते हैं तो रिएक्शन को प्रोसीड करने में टाइम लग सकता है। मे भी बाद रिएक्शन ऐसे होते हैं ऑर्गेनिक के केस में कि वो 3-3, 4-4 दिन भी ले सकते हैं, हफ्ता भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उनको आप विद इन टाइम 72 आवर्स 24 आवर्स करने के लिए स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा ग्राफ दिया गया है ब्लू, तो ये ब्लू जो है विद एंजाइम, ठीक है, इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ कर जाती है, जबकि इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो ये ग्राफ यहाँ पे पूछा गया था कि आप सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी को डिफ़ाइन करें और इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था, जिसमें डिफ़ाइन एक्टिवेशन एनर्जी एंड ड्रा इट्स ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ अ कैटलिस्ट, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। अभी हमने ग्राफ से भी डिस्कस किया कि एक्टिवेशन एनर्जी और कैटलिस्ट के आपस में क्या रिलेशन बनता है। तो सबसे पहले कैटलिस्ट क्या होता है कि ये केमिकल्स भी होते हैं और बायो केमिकल्स भी हैं, बायो कैटलिस्ट भी होते हैं जिसको हम एंजाइम्स कहते हैं। ये दोनों क्या करते हैं कि रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ करते हैं, रिएक्शन को फिजिबल बनाते हैं। जैसे एक रिएक्शन है वो 5 दिन में, हफ्ता 2 हफ्ते में होता है,
तो उन रिएक्शंस को फिजिबल मतलब एक दिन में या 24 आवर्स 1 आवर में करने के लिए हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। अगर हम नॉर्मल फॉर एग्जांपल अगर हम एथीन को रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ तो उससे एथेनॉल बनता है, तो उसके लिए हमें कोई कैटलिस्ट चाहिए, जैसे हम फास्फोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके लिए अगर हम ग्लूकोज को एथेनॉल फर्मेंटेशन कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें जो जाइमेस कैटलिस्ट चाहिए होता है कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकोज इनटू एथेनॉल। तो ये डिफरेंट एक बायो कैटलिस्ट का भी मैंने जिक्र किया। तो कैटलिस्ट जो होता है सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। तो ये जो यहाँ पे लिखा गया है ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जो कैटलिस्ट है वो कभी भी केमिकली यूज़ नहीं होता, अपनी जो पहचान है उसको रिटेन रखता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज नहीं होती। जो इसका फंक्शन है वो क्या है कि इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे। एक तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करता है, दूसरा इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, वो इसी लाइन के अंदर मौजूद है। तो इसको मैं अलग से भी लिख सकता हूँ। इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे करता है? बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो दो यहाँ पे इसके फंक्शन मौजूद हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज एक्टिवेशन एनर्जी इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पे कैसे असरअंदाज होती है? तो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मोर मॉलिक्यूल हैव सफिशेंट एनर्जी टू रिएक्ट। जितनी जो कोलिजन होगी बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो क्या करती है, वो हमें बताती है कि क्या रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। और अफेक्टिव कोलिजन जिसका कोई ना कोई रिजल्ट हो कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करके या बॉन्डिंग ब्रेक करके नई बॉन्डिंग बना के प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, वो हमें किससे पता चलता है? लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है तो इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो जाती है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर था 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमने सबसे पहले रेस्पायरेशन को डिफ़ाइन करना है और कोई से दो डिफरेंस बताने हैं इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है कि बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड इनसाइड लिविंग सेल्स। इसमें क्या होता है कि जो हम ग्लूकोज लेते हैं, फूड लेते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी की फॉर्म में। एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी दो टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, एनारोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती। पॉइंट नंबर 1 आ गया। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी, प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी। जो एरोबिक रेस्पायरेशन है उसमें क्या होता है? एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारी बॉडी क्या करती है? सर्वाइव करती है। और डिफरेंट जो डेली लाइफ वर्क्स होते हैं, डोमेस्टिक काम होते हैं या अदर देन डोमेस्टिक, वो हमें कहाँ से प्रोवाइड हो रही है? एनर्जी फ्रॉम एरोबिक रेस्पायरेशन। उसके बाद जो रेस्पायरेशन है क्रूशियल फॉर आवर लाइफ फॉर अस, कि इससे हमारी ज़िंदगी को सस्टेन करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर हम रेस्पायर नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो क्या होगा कि वो चीज़ अगर हम गैसेस का एक्सचेंज भी नहीं करेंगे, जैसे CO2 बन रही है और आउट ना हो, तब भी हमारी ज़िंदगी का को थ्रेट है, उससे डेड हो सकता है बंदा। या फिर क्या हो कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ना मिले, हमारी बॉडी में रेस्पायरेशन ना हो, तब भी जो है हमारी बॉडी को उस तरह से एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी और आखिरकार हम डेथ की तरफ चले जाएंगे। रेस्पायरेशन इज़ क्रूशियल बिकॉज इट रिलीजेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर, मूवमेंट एंड ऑल लाइफ एक्टिविटीज़। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें है कि एक्टिवेशन एनर्जी, एक्सप्लेन एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिस्क्राइब इट्स इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद रेफरेंस टू एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को हम डिफाइन कर चुके हैं कि ये क्या होता है कि इज़ द मिनिमम ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन।
It acts as an energy barrier that reactants molecule must overcome to form product। जो हमने ग्राफ बनाया था उसको ये एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद क्या है कि reactions with lower activation energy occur faster because more molecule can participate in effective collision। An energy profile diagram shows the energy difference between reactants and the activated complex। तो ये एक तरह से उसको आप जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की डायग्राम से, जिसमें हमने एंजाइम और विदाउट एंजाइम उसकी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी को डिस्कस किया था। कैटालिसिस का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें क्या बन सकता है कि एक्सप्लेन कैटालिसिस एंड डिस्कस हाउ कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। तो सबसे पहले इसमें आपने कैटालिस्ट को डिफ़ाइन करना है या कैटालिसिस को डिफ़ाइन करना है। उसके बाद कैटालिस्ट क्या होता है उसको आप डिफ़ाइन करेंगे और कैटालिस्ट का फंक्शन क्या होगा वो आप डिफ़ाइन करेंगे कि ये इसमें टोटल यूज़ नहीं होता। तो ये मैं शार्ट क्वेश्चन में भी डिफ़ाइन कर चुका हूँ, तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। रेस्पायरेशन को भी हम पढ़ चुके हैं, जस्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक्सप्लेन रेस्पायरेशन एंड कंपेयर एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट एंड एनर्जी यील्ड। सबसे पहले एनर्जी जो रेस्पायरेशन है उसकी डेफिनेशन क्या है कि ये प्रोसेस इसमें हम ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम एरोबिक रेस्पायरेशन कहेंगे। और दो टाइप्स की रेस्पायरेशन होती है, एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पायरेशन विदाउट ऑक्सीजन होता है और इसमें लैक्टिक एसिड बनता है या एथेनॉल विद लेस एनर्जी। तो हमारी बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी चल रहा होता है और एरोबिक रेस्पायरेशन भी चल रहा होता है। जो मेजर होता है वो एरोबिक रेस्पायरेशन, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब हम आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन से लॉन्ग पे आए, अब हम एमसीक्यूज़ पे आएंगे और एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नंबर वन start a nuclear reaction, increase temperature, start a chemical reaction, stop a reaction। आपका यहाँ पे एमसीक्यूज़ को देखते जाएं, अगर आपको क्वेश्चंस की समझ आती है तो आप अपने ऑप्शन को पुट करें। हमारे साथ जो ऑनलाइन मौजूद हैं दानिया, मरियम और भी अगर कोई बच्चे ऑनलाइन हैं तो अपना आंसर पुट कर सकते हैं, ठीक है। Activation energy is the energy required to start a nuclear reaction, increase temperature, start a chemical reaction, to stop a reaction। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा इससे हम क्या करते हैं, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है, तो इसीलिए हम लिखेंगे स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है अ कैटलिस्ट वर्क बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, being permanently used up, lowering activation energy, increase reactant mass। तो यहाँ पे जो होगा कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ग्राफ बेस्ट शोज एक्टिवेशन एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, टेम्परेचर वर्सेस टाइम, मास वर्सेस एनर्जी। तो बेस्ट जो है वो एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, जिसमें हम क्या करते हैं एक साइड पे रिएक्शन टाइम को लिखते हैं और एक साइड पे एनर्जी को लिखते हैं। ये रिएक्शन प्रोग्रेस हो गया, तो इससे हम बता रहे होते हैं कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है, एनर्जी एंड रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है, आपका आंसर ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे है एंजाइम्स आर एग्जांपल्स ऑफ इनहिबिटर्स, फ्यूल्स, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, रिएक्टेंट्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इनहिबिटर्स हैं, फ्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं या फिर रिएक्टेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें जो होगा यहाँ पे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। रेस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग ओनली, फोटोसिंथेसिस, रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, डाइजेशन।
तो रेस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ, इसमें ब्रीथिंग होता है, फोटोसिंथेसिस है, रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, डाइजेशन। हाँ ठीक है, सी ऑप्शन। आप जो है ना कंप्लीट ना लिखा करें, आप ऑप्शन पुट किया करें, ए है, बी है, सी है या डी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। एरोबिक रेस्पायरेशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो 6 का ए है, बी है या सी है। ठीक है, 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच प्रोडक्ट इज़ फाउंड इन एरोबिक रेस्पायरेशन। तो एरोबिक रेस्पायरेशन में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 7, एरोबिक रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जनरेट होगा, साथ में इसके क्या प्लस क्या होगा, एटीपी एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एटीपी। ठीक है, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा, उसके बाद है कि एन एरोबिक रेस्पायरेशन इन मसल प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल, लैक्टिक एसिड और ऑक्सीजन। इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8, ए, बी, सी और डी। इसमें जो मेजर है वो हम लिखेंगे लैक्टिक एसिड जनरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है अ कैटलिस्ट रिमेन्स चेंज्ड आफ्टर रिएक्शन, कंज्यूम्ड, अनचेंज्ड आफ्टर रिएक्शन, डिस्ट्रॉयड। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो जाएगा? दिस इज अनचेंज्ड आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन कंप्लीट भी हो जाए तो इसकी केमिकल नेचर सेम रहती है। उसके बाद जो एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली मेजर्ड इन, एक्टिवेशन एनर्जी का जो यूनिट होता है, एनर्जी हमेशा जॉल्स के अंदर ली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में इसका यूनिट जो होगा दिस इज जॉल। उसके बाद ये थे क्वेश्चन 10 MCQs। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। ये था आपका चैप्टर नंबर 8 जो कि एनर्जेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 था। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 8 जो है वो क्लोज हो चुका है। अब जो लास्ट कल लेक्चर होगा, लास्ट तो नहीं होगा, जो आपके चैप्टर रिमेनिंग हैं उसमें से आपके लेक्चर्स होंगे और आपकी बुक को हम क्लोज़ करेंगे। फिर हम इंशाल्लाह मॉडल पेपर्स और पास्ट पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम क्लोज़ कर रहे हैं। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।